हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा क्या बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये हमारे क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हमें बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो टोटल अभी तक हम बात करते हैं, हमारी जो पेरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट अभी तक फाइंड किए जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, अभी तक 118 टोटल एलिमेंट जो कि हैं वो हमारी पेरियोडिक टेबल में है। ये बात आपको पता चली बच्चों। साथ ही साथ 100 एलिमेंट को भी डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया है, तो इनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये कह सकते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड किया गया है। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स वो होते हैं जो मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो, अगर हम सोडियम की बात करते हैं बच्चों, सोडियम क्या है, एक मेटल है। और मेटल क्यों है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट रूल बच्चों क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि या तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी ऑर्बिट कंप्लीट होगी। तो इस सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, त्याग देगा, डोनेट कर देगा, दे देगा किसी को। तो ये क्या हो जाता है, ये अपने ऊपर प्लस का चार्ज फॉर्म कर लेता है। इससे हम जानेंगे कि ये मेटल है। मेटल्स के ऊपर आपको सदैव हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज आपको प्लस का साइन इस तरीके से, जिसे हम लोग कैटायन बोलते हैं, आपको देखने को, मतलब मेटल्स हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। वहीं पर बच्चों अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, वो एलिमेंट जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करें। ठीक, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब देखो 2 8 और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यहाँ पर या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 2। तो इसके पास अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर एनायन बनेगा, यानी माइनस का चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक, चलो हम इसी चीज़ को आगे समझते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे बात करेंगे बच्चों, वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। ठीक, 180 इंट्रोडक्शन पहले जो भी है हमारे चैप्टर का, 118 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर विच हैव बीन क्लासिफाइड। बच्चों अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, हालांकि कुछ 5 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिनको डिस्कवर किया है, लेकिन उनको अभी तक पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया है। तो आपको पता चला कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, तो बच्चों ये आपको पता चला कि यहाँ पर 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट पे पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी 10th में आपको बेसिक चीज़ें ही जानना है। ठीक, फिर इन 100 एलिमेंट को किस में डिवाइड कर दिया गया, किस में क्लासिफाइड किया गया, तो बच्चों नंबर 1 मेटल में क्लासिफाइड किया गया, मेटल यहाँ पर मेटल। नंबर 2 नॉन मेटल
नॉन मेटल और नंबर 3 मेटालॉइड। मेटालॉइड, ठीक है। तो ये जो हमारे पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, इनको क्या किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम सबसे पहले मेटल की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम मेटल्स की बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बच्चों? मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल्स होते क्या हैं? द एलिमेंट्स विच कैन रीडली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द एलिमेंट विच कैन रीडली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, Mg, Al, ETC आर मेटल्स, ठीक है। बच्चों देखो मेटल्स क्या होंगे, हम मेटल्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट जो कि क्या करते हैं, जो कि रीडली क्या करेंगे, रीडली क्या करते हैं, रीडली क्या करेंगे, ये रीडली लॉस करेंगे। और किसका लॉस करेंगे? तो बच्चों किसका लॉस करेंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन का, यानी इसको हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसी मेटल जो तेजी से या रीडली इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, किसी को दे दे या अपने पास से बाहर निकाल दे, तो वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? वो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सोडियम मेटल एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोडियम मेटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 281, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये रीडली क्या करेगा, तेजी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, ठीक है। तो ये कैटायन फॉर्म कर लेगा। यहाँ से हम समझ गए कि मेटल्स क्या होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हम बच्चों दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम क्या करेगा भाई, पोटेशियम भी अपनी लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब पोटेशियम अपनी लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पोटेशियम के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहीं पर, अगर हम Mg की बात करते हैं, ठीक है, तो Mg की बात करते हैं, Mg की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? Mg की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए Mg क्या करता है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहाँ पर डबल का डबल कैटायन आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे मेटल्स के हैं, क्योंकि सभी ये जो है मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, तो ये कैटायन फॉर्म कर रहे हैं। यानी अपने ऊपर, अगर हिंदी में बात करें तो ये अपने ऊपर धनायन बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम 4th नंबर एग्जाम्पल की बात करें एल्युमिनियम की, Al, तो एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो Al 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने बच्चों? 3। तो 3 इस पर कैटायन आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि मेटल्स क्या होते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा मेटल की डेफिनीशन, और बेसिकली एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आया होगा कि मेटल्स होते क्या हैं। तो जो रीडली इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, जो अपने पास से तेजी से इलेक्ट्रॉन हटा दे और अपने ऊपर कैटायन फॉर्म कर लें, है ना, वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। मैंने एग्जाम्पल में बताया हमारे मेटल सोडियम, पोटेशियम, Mg, Al, दीज आर द मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक, और इनके ऊपर कैटायन फॉर्म हो जाता है। इससे हम पहचान लेते हैं कि ये मेटल्स हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए थे, आप इन एग्जाम्पल्स को कॉपी में नोट कर लेंगे। चाहे सोडियम की बात करें, चाहे पोटेशियम की बात करें, Mg की बात करें या फिर Al की बात करें,
ठीक है। तो ये सभी हमारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। वही मैंने बताया कि मेटल्स वो होते हैं जो रीडली क्या करेंगे, जो रीडली लूज करेंगे। क्या लूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वो हमारे मेटल्स हो जाएंगे। नोट कर लो बच्चों, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम केवल और केवल मेटल ही पढ़ेंगे। नॉन मेटल तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम लोग हर एक लेक्चर में हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। चलो आगे बात करेंगे बच्चों। हम बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल की प्रॉपर्टी। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। दे कैन बी बीटेन टू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज फॉर पैकिंग ऑफ फूड, मेडिसिन एटसेट्रा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मेटल्स क्या होती हैं, मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल का मतलब समझ रहे हो? मतलब मेटल्स को अगर हम हथौड़ा लेके पीटे तो इनको लंबी शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब मेटल्स में बहुत सारी मेटल्स आती हैं। जैसे देखा होगा कि हमारे यहाँ जो ज्वेलरी बनती है वो बेसिकली गोल्ड की बनती है और किसकी बनती है, सिल्वर यानी चांदी का यूज़ किया जाता है। तो गोल्ड की ही ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? गोल्ड के अंदर अपनी एक खासियत है, एक अपनी अंदर खासियत है बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे गोल्ड होती है या सिल्वर होती है, तो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है। गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है। अब देखा होगा आपने, जो ज्वेलरी बनती है वो बहुत ही पतली होती है, एकदम सीट के फॉर्म में होती है ज्वेलरी, है ना। क्या हम आयरन को उतना ही पतला करके क्या उसकी उतनी ही पतली ज्वेलरी बना सकते? नहीं बना सकते, बहुत ही जल्दी टूट जाएगा बच्चों। आपने देखा होगा जो गोल्ड से बने हुए नेकलेस होते हैं, जो हार होते हैं, उनमें देखो, अगर कायदे से देखो तो बहुत ही बारीक, बिल्कुल पतली सी पन्नी टाइप का लगा होता है। बहुत ही पतली लेयर, एक सीट जो लगी होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि मेटल्स मैलिएबल होती हैं बच्चों। और मैलिएबल का मतलब होता है कि हर एक मेटल मैलिएबल नहीं होती। जितनी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक मेटल को उतना सीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब हम पीट नहीं सकते जितना हम गोल्ड को पीट करके उसको एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। गोल्ड के बाद अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर भी हमारी मोस्ट मैल्यूएबल मेटल्स में आती है। यानी सिल्वर को भी अगर हम बात करें, सिल्वर को भी अगर हम हथौड़े से कूट करके एक पतली सी सीट बनाएं तो उस पतली सी सीट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर हम आयरन की पतली सीट बनाएं, केवल आयरन की सीट अगर आप बहुत ही ज़्यादा पतली कर दोगी तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, वो ब्रेक होने लगती है। बट गोल्ड और सिल्वर ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल हैं, है ना। तो इनको चाहे जितना आप पतला कर लो, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मोस्ट आर मैलिएबल मेटल एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर पैकिंग फूड एंड मेडिसिन। वहीं पर बच्चों हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम होती क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम भी हमारी देखो मोस्ट मैलिएबल होती है। देखा होगा आपने कि जो फूड पैक किया जाता है वो भी एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करके हम लोग करते हैं, है ना। मेडिसिन डिपार्टमेंट में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं जिनको हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल में ही या एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक किया जाता है ना। जब भी आप खाना पैक कराते हो, रोटी पैक कराते हो, है ना, कोई भी चीज़ बाहर से पैक करा के आप ले जाते हो तो एक वाइट कलर की देखा होगा पन्नी में आपको लपेट के देते हैं, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना।
अब देखो एल्युमिनियम फॉइल, आप अगर कभी हाथ में पकड़ के उस एल्युमिनियम फॉइल को पकड़ के देखोगे तो वो कितनी पतली है, बहुत ही एकदम पतली सी शीट है। और वो पतली सी शीट है लेकिन फिर भी वो ब्रेक नहीं होती, टूटती है कहीं? मतलब अगर थोड़ी सी मुड़ भी जाए तो क्या वो एल्युमिनियम फॉइल मुड़ती है? नहीं मुड़ती है। आराम से उसमें खाना गर्म भी बना रहता है और आराम से उसको फोल्ड भी कर सकते हैं जैसे चाहें, है ना। तो यही चीज़ होती है मेटल की क्वालिटी कि ये बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती है। इनको चाहे जितना लंबी पतली शीट में हम लोग क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, ये जल्दी ब्रेक नहीं होती है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपका एल्युमिनियम फॉइल। और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसा बहुत सारी मेटल्स हैं, पर ये 3 मेटल्स ऐसी हैं जो ज़्यादा मैलिएबल होती हैं। डेली लाइफ में एग्जाम्पल जैसे मैंने बता ही दिया कि आप एल्युमिनियम फॉइल को देख सकते हैं। लेके आइएगा घर में एल्युमिनियम फॉइल और उसको 2-4 बार मोड़ दीजिएगा। तो आप मोड़ देगो तो उसमें देखो कुछ उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, पर ये नहीं कि उसको जितनी जगह से मोड़ा वो ब्रेक हो, वो जल्दी ब्रेक नहीं होती है ना। तो ये क्वालिटी है किसकी बच्चों, हमारे मेटल की क्वालिटी है। आगे चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 2, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब देख लेते हैं। दे कैन बी ड्राउन इनटू थिन वायर, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। देखो डक्टाइल का मतलब होता है कि जो हमारी बच्चों मेटल्स होती हैं उनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखा होगा हमारे जो वायर बन के आते हैं, देखा होगा कितने पतले पतले वायर होते हैं, है ना। जितना पतला तार होगा उसमें देखो बहुत ही पतला वायर होता है। देखा है ना आपने डेली लाइफ में, आप अपने घर में या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाइए तो वहाँ पर बहुत ही पतले पतले तार मिलेंगे आपको, ठीक है। अब वो बनते किससे हैं? तो बच्चों वो बेसिकली मेटल के बनते हैं। अब हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना वायरिंग, तो वायरिंग में क्या होता है, कॉपर का वायर होता है। तो कॉपर का वायर आप देखेंगे तो देखो कितने पतले पतले बिल्कुल महीन और लंबे लंबे होते हैं, तो वो डक्टाइल होते हैं। और ये मेटल की खासियत है जिसकी वजह से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शंस है। क्या? यहाँ पर जो हमारा गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। देखो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर वायर यूज़ किया जाता है ना। लेकिन गोल्ड का वायर उससे भी ज़्यादा डक्टाइल होता है। मतलब गोल्ड की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो गोल्ड से बहुत ही पतला वायर बनाया जा सकता है और उसमें करंट भी फ्लो कराई जा सकती है। पर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर गोल्ड का वायर बनने लगा तो एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, फिर हमारे घरों तक लाइट भी नहीं आएगी क्योंकि चोरियाँ वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भाई वायर चोरी होने लगेगा, है ना। तो इस वजह से गोल्ड का वायर नहीं यूज़ कर सकते, है ना। तो कॉस्टली भी है और उसके लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि हर व्यक्ति अपने घरों में गोल्ड की वायरिंग थोड़ी ना करवाएगा, है ना। और करवा भी लिया तो उसकी चोरी हो गई तो रोज़ तो यही कराता रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बाहर बोल दें कि बाहर अगर गोल्ड की लाइंस वगैरह हो गई तब तो लाइट ही नहीं आ पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं अलग से, ठीक है। तो आपको पता है कि मोर डक्टिल होती है, मतलब इनसे बहुत ही पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। कॉपर का जैसे एग्जांपल है, एल्युमिनियम के भी वायर बनते हैं, है ना। और गोल्ड के भी वायर बनते हैं क्योंकि गोल्ड तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, उससे बिल्कुल पतला बिल्कुल वायर, एकदम धागे से भी पतला वायर आप बना सकते हो क्योंकि डक्टाइल है, ये उसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी में। आगे देखो बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों क्या कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों देखो मेटल्स की बात कर लेते हैं, तो मेटल्स चाहे वो हीट की बात करें या फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ये अच्छी कंडक्टर होती हैं, बेस्ट कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ पर आयरन है, अगर आप आयरन की रॉड ले लें और उसका एक साइड क्या करें, इस वाले साइड को आप बहुत ही ज़्यादा हीट दीजिए, तो जब आप एक साइड को गर्म करोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, आयरन का आगे का पार्ट भी गर्म हो जाता है। तो ये क्या करती हैं,
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। ठीक, जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो बच्चों मैंने बताया ना, सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब अगर सिल्वर के वायर लगा दिए जाएं पूरे देश में तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी कुछ बचत हो जाएगी। पर ऐसा संभव नहीं है, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़, चोरियां बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, जिसकी वजह से वायर, भाई पता चला तुम्हारे घर के अगल बगल अगर सिल्वर के तार लगे हुए हैं जिनसे करंट सप्लाई हो रही है, तो लाइट कभी आएगी? आप खुद ही सोच सकते हो, आए दिन चोरी हो जाएगी, लाइट के आपको दर्शन तक नहीं होंगे। इस वजह से गवर्नमेंट, यहाँ तक एल्युमिनियम के वायर लगे होते हैं उनकी चोरी हो जाती थी पहले, अब तो गवर्नमेंट सख्त होगी, जिसकी वजह से चोरियां नहीं हो पाती। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई बच्चों? तो वही चीज़ बताया गया है कि सिल्वर जो मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर है, चाहे वो हीट की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली ज़्यादातर मेटल हमारी गुड कंडक्टर्स होती हैं, चाहे हम हीट की बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। तो इतने पॉइंट बच्चों समझ में आए किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, उसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों किसकी? मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं मेटल्स आर लस्टर्स, मेटल लॉस देयर लस्टर एंड बिकॉज डल ऑन द एक्सपोजर टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, कॉमन सी बात है, हमारी जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो कैसी होती हैं? देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस एंड मेटल्स आर लस्टर, मेटल्स लॉस देयर लस्टर एंड बिकम डल ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये चीज़ समझ में। देखो, ज़्यादातर मेटल्स की हम बात करते हैं तो हमारी जो मेटल्स होती हैं वो बाकायदा शाइन करती हैं, चमकदार होती हैं, चमकती हैं। पर कभी कभी देखा होगा ये मेटल्स का जो चमकना होता है, जो इनकी शाइनिंग सरफेस होती है, वो कभी कभी डल हो जाती है। डल का मतलब भद्दी टाइप में दिखने लगती है। तो ऐसा क्यों बच्चों? इसका रीज़न बच्चों ये है कि अगर किसी भी मेटल्स को हम लॉन्ग टाइम के लिए एयर और मॉइस्चर के टच में रख देते हैं, ठीक है, सपोज करो एक चमकता हुआ हमने ले लिया, क्या, एक चमकता हुआ आयरन का रॉड ले लिया, ठीक है, जब नया नया कंपनी से निकले, फिर वो जब चमकता हुआ आयरन आप घर लेके आओगे तो वो तो भाई शाइनिंग करेगा, उसकी सरफेस बहुत अच्छी आपको दिखेगी, सब कुछ अच्छा दिखेगा। पर हम बात करते हैं अगर उसी आयरन की रॉड को अगर आप रख दो जा करके छत पे, जहाँ पर एयर हो और मॉइस्चर का मतलब नमी हो, तो कुछ टाइम के बाद आप वहाँ पर अगर देखोगे तो क्या दिखेगा? कुछ टाइम के बाद आप वहाँ देखोगे तो वो रॉड हल्की सी डल टाइप की दिखेगी। डल का मतलब उसके ऊपर कुछ जंग टाइप का लग जाएगा और उस पर कोरोसियन टाइप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी उस मेटल में जंग लग जाती है। और जब जंग लग जाती है तो वो मेटल क्या होती है, कहीं ना कहीं हमें भद्दी दिखाई देती है। भद्दी दिखाई देने का मतलब होता है एकदम डल सी दिखाई देती है, ना ही तो उसमें शाइनिंग रहती है, ना ही तो उसमें कुछ रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि मेटल्स की सरफेस तो शाइनिंग होती है, पर अगर उनको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम के लिए या कहीं वाटर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उनकी सरफेस थोड़ी सी डल हो जाती है। ये भी एक मेटल की क्वालिटी है। और बाकी अगर इनको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना रखा जाए तो ये एकदम चमकती रहती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, most of metals are hard and cannot be cut knife. Lithium, sodium, potassium are soft metal and can be cut by knife. देखो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादातर अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स हमारी क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं, है ना। पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम बात करते हैं बच्चों सोडियम मेटल की, पोटेशियम मेटल की, लिथियम मेटल की। ये मेटल जो तीन मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ऐसी मेटल होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हल्की मेटल होती हैं। हल्की का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होती हैं।
इनको अगर आप चाकू से काटोगे तो ये मक्खन की तरीके से कट जाती हैं, जबकि ये आती हमारी किस में है, मेटल्स में। और मेटल्स मैंने पहले क्या बताया कि मेटल्स हमारी हार्ड होती हैं, पर ये एक्सेप्शंस है बच्चों कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये हमारी ऐसी मेटल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। जैसे आप बटर देखते हो, बटर को चाकू से काट लेते हो, उसी तरीके से इनको भी नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पॉइंट है नेक्स्ट 6 नंबर कि मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। मरकरी इज ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर बच्चों मेटल क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। ये आपको भी पता है ना। लेकिन आपने एक मेटल देखी होगी क्या, मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, मरकरी आपने देखा होगा। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म पे होती है। सैलियम मेल्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस वेयर एज सीजियम मेल्ट्स एट 28.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। आगे देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगला पॉइंट आ रहा है हमारा यहां पर। अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हाई डेंसिटी। देखो बच्चों, अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हम ना ही तो मेटल को पिघला सकते हैं, है ना। क्या पिघला सकते हो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे? अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हम पिघला सकते हैं तो कुकर, कढ़ाई, भगोना ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो मेटल्स होती हैं उनको अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है बच्चों। ठीक है, और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो कॉमन सी बात है, इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। ओके, आगे बात करते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। सोनोरस का मतलब बच्चों जानते हो, जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं अब क्या होता है, वो सोनोरस होता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर कोई लकड़ी मारो या दो मेटल को ले लो आपस में लड़ा दो, है ना, तो वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ये चीज़ आपको पता है ना। कभी भी मेटल की सरफेस पे आप अगर हाथ से ही स्ट्राइक करो, उस पर हाथी से उसके ऊपर हाथ मारो इस तरीके से, है ना, ये मेटल है हमारे पास, अगर हम इस पे हाथ मारते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, इससे भी कुछ ना कुछ साउंड निकलता है। तो मेटल्स हमेशा क्या होंगी, सोनोरस होंगी, क्योंकि इन पर अगर हम हाथ से या किसी डंडे से या किसी लकड़ी से या किसी भी चीज़ से अगर इस पर स्ट्राइक करते हैं, इस पर मारते हैं मेटल्स के ऊपर, तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बच्चों मेटल्स जाना क्या होती हैं और मेटल्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जानेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या रहेगा बच्चों, नॉन मेटल रहेगा। नॉन मेटल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वे एलिमेंट जो ईजिली इलेक्ट्रॉन या रैपिडली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एनायन फॉर्म करते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, अब यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें बताइए कि मेटल्स में आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो। मेरा मानना है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बच्चों, है ना।
कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो तो वो भी आप बताइएगा, है ना। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रोका जाए, है ना बच्चों। अब इतना आपका हो गया, अब इतना पढ़ लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से देखिएगा। मतलब वीडियो को अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो 2 से 3 बार देखिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।